नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हम महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और यूपी से लेकर राजस्थान तक इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि इंडी में जो अलायंस है वो अलायंस अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि इसमें कौन साथ और कौन साथ नहीं। और इसीलिए जब इंडी अलायंस हम लिख रहे हैं तो अकेले राहुल गांधी यानी कांग्रेस को दिखा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी शायद ये समझ नहीं पा रही कि उसके कौन साथ है और कौन साथ रहते हुए उसके खिलाफ है। क्योंकि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कमरों के अंदर जो माथापच्ची चल रही थी, अब वो सड़क पर दिखाई दे रही है। हरियाणा में हार का भी असर इंडी गठबंधन पर नजर आता है, क्योंकि जो इंडी गठबंधन कभी बीजेपी को हराने का दम भरता था, वो आज एकजुटता के लिए तरस रहा है। हालात यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग से लेकर प्रत्याशियों का ऐलान तक हो गया और इंडी गठबंधन अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार नहीं कर सका। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच कांग्रेस फंस गई है, तो वहीं यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को भाव ही नहीं दिए। जिन सीटों को लेकर यूपी में कांग्रेस अपने कैंडिडेट मांग रही थी, उन सीटों पर भी सपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। झारखंड में आरजेडी कांग्रेस की तरफ आंखें तरे रही है, वहीं राजस्थान में कांग्रेस खुद कह रही है कि भाई अकेले ही चलेंगे। डोटासरा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस राजस्थान की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या मान लिया जाए कि अब कांग्रेस को सहयोगियों की जरूरत नहीं, या फिर यह कहें कि सहयोगियों को कांग्रेस की जरूरत नहीं? और क्या प्रधानमंत्री मोदी का नारा साबित हो गया कि कांग्रेस अब परजीवी कांग्रेस बन चुकी है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडी में अलायंस है कहां? आज बात इसी मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, एक छत्र राज है उनके राजा का, वहां से जो तय होता है नीचे वाले वही फॉलो करते हैं। देखिए, इंडी अलायंस नाम का जो तत्व था वो बिखर चुका है। गई गुजरी कहानी हो गई है आरजेडी की झारखंड में। कोई वजूद नहीं है, लेकिन औकात से ज़्यादा सीट मांग रहे हैं, तो इसलिए उनको धता बता रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस के नेता। राष्ट्रीय जनता दल की जो ताकत है उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। क्या वाकई में हरियाणा में कांग्रेस की हार ने बाकी पार्टियों को जता दिया कि कांग्रेस के साथ बस दिल्ली तक का ही सफर ठीक है, प्रदेशों की राजधानी के सफर के लिए वो मुफीद नहीं है? और क्षेत्रीय पार्टी जो जानती है कि वो कांग्रेस के ही वोट बैंक से आगे बढ़ेगी, भला वो कांग्रेस के साथ क्यों वोट शेयर करेगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, कांग्रेस प्रवक्ता और जयपुर जिला अध्यक्ष आर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जी। आर तिवारी जी, भाई पता चल रहा है कि कौन भाई है कौन भाई नहीं है, कौन सगा भाई है, कोई सगा भाई दिखा के सौतेला बन रहा है और कोई तो दुश्मनी बन गया है। पता चल रहा है इस अलायंस में अलायंस है भी या नहीं? इस बारे में तो आप ये प्रताप राव ज्यादा बता सकते हैं। इन्होंने कितने लोगों को भाई बनाया और फिर भाई बना करके धत्ता बताया। अरे इन्होंने तो चुनाव जीतने के लिए तो महबूबा मुफ्ती से समझौता किया, हमने तो ऐसा तो नहीं किया। और फिर मैं कह रहा हूं, राजनीति में कौन किसका भाई है कौन किसका सगा है, ये राजनीति चंद्रमा के जैसे उतार चढ़ाव रहता है। इसलिए आप कांग्रेस के बारे में इतनी ज्यादा चिंतित मत हो। तो कांग्रेस आज में भी देश में भारतीय जनता पार्टी के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और देश के तमाम ये जो विश्व गुरु बन चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो चाणक्य बने हुए राजा देश के, इनको केवल कांग्रेस के अलावा कोई नजर नहीं आता। इसलिए मान करके तो चलो कि कांग्रेस आज भी हम आने वाले सत्ता के सबसे प्रबल दावेदार है। और समझौता होते हैं, समझौता टूटते हैं, लेकिन कांग्रेस लड़ेगी। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में आज हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कह दिया, हम 7 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पास में तो है ही क्या, सलूम्बर सीट थी, वो भी इन्होंने किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। जो कांग्रेस के लिए भाई भतीजावाद की बात करते थे विजेंद्र, इन्होंने तो दिवंगत की पत्नी को देख करके अपने कार्यकर्ताओं को मार दिया ना। 5 लोगों ने एक गाड़ी किराए पर की और उनको कहीं फला जगह जाना था, मान लीजिए अजमेर जाना था। अब 4 लोग गाड़ी लेकर निकल गए हैं
कांग्रेस रह गई। अब कांग्रेस कह रही है नहीं मैं तो अकेले ही चलूंगी। सर ऑप्शन था क्या भाई? 84 और सलूम्बर में पहले से बीएपी अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। कांग्रेस या तो ये कहती कि भाई चलिए ठीक है उन्होंने कर दिया पहली बार की तरह, हम उनको समर्थन दे रहे हैं, या 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये जरूरी था या मजबूरी में आ गई है अभी कांग्रेस? नाम वापस लेने का हो गया क्या तय? अरे राजनीति दिन प्रतिदिन बदलती है बेटे, आप समझा करो। आज क्या है परिदृश्य, कल क्या होगा परिदृश्य, जी। लेकिन हर दल अपने हिसाब से अपने फैसले करता है। आज प्रदेश अरे कांग्रेस सर कमेटी ने पहली बार हर राज्य के अंदर दल नहीं है, दल दल में फंस गई है कांग्रेस। अब कांग्रेस सोचिए, तो दल ही है, हमारे अब सोचिए ये बच्चे समाजवादी- हमारे से निकल करके नेता बने ही अब है। सोचिए 2 भाइयों की जोड़ी, लड़के हैं लड़ सकते हैं, क्या हो गया वहां तो यूपी कैंडिडेट में? उतार दिया उन्होंने। हमने अरे महाराष्ट्र में पता नहीं चल रहा है, ये तो झारखंड में आप पता यहाँ नहीं चल रहा। एडिटिंग रूम में बैठ करके कर रहे हरियाणा हो, में वहां सर- पर महाराष्ट्र अरे सर, में भी हरियाणा हमारी में- पूरी तैयारी है, हरियाणा बिहार में भी है, आपकी- यूपी आपके में हाथ भी है, की झाड़ू- राजस्थान में भी है। हरियाणा में जो हाथ में झाड़ू आई थी ना लोकसभा के चुनाव में, उसे झाड़ू ने हाथ में से सत्ता छीन दी। देखो बीती बात बिसारी, आगे की सुधलो विजयेंद्र। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और राजस्थान में हम अकेले? 7 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे। अकेले? आज हमारे चुनाव समिति ने अकेले ही हमने आज फैसला कर लिया, हम लड़ेंगे चुनाव 7 विधानसभा। तो फिर किसकी टिकट वापसी करा रहे हैं आप? किसका पर्चा वापस करा रहे हैं? आप कह रहे हो ना भाई आप कि कह रहे हो ना 5 पर्चे आदमी वापस हो चले जाएंगे। थे, 4 चले गए, 1 उतार दिया। राजनीति में जब तक नामांकन वापस लेने की तारीख नहीं हो, नेताओं के बीच में अपने आप में फैसले होते हैं। देखते जाओ क्या होता है, हम आशावादी हैं। और फिर कह रहा हूं, ठीक है भारतीय जनता पार्टी के बाद में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। कांग्रेस को रीजनल पार्टी की जरूरत नहीं है, या रीजनल पार्टियों को अब कांग्रेस की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी की मजबूती ही कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़ी है। देखिए विजेंद्र जी, एक पिक्चर आई थी जब हम पढ़ते थे जैप्ट, उसमें आशिक वन साइडेड लव करता है। उसी वन साइडेड लव इन्होंने लोकसभा में किया और राजकुमार रोत को दिल्ली पहुंचा दिया। फिर नागौर में फंस गए क्योंकि ज्योति मिर्धा इनका दामन छोड़ चुकी थी और बीजेपी का भगवा झंडा उठा चुकी थी। तो वहां उन्होंने हनुमान बेनीवाल से साथ किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ ईमानदारी से नहीं रहे। न सचिन पायलट प्रचार करने गए, न गोविंद सिंह डोटासरा प्रचार करने गए। तो विधानसभा चुनाव आते आते हनुमान बेनीवाल भी कहने लग गए कि केवल तेजल सुपर डुपर पर गमछा घुमाने से राजनीति नहीं होती, सड़क पर उतरकर राजनीति होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सचिन पायलट मिलकर दिल्ली में रंधावा को अपनी 3 सीटों की कहानी कान में कह गए कि भैया दौसा से इसको दे देना, देवली उनियारा से इसको दे देना और झुंझुनू से अमित ओला को दे देना। अब आज जो मीटिंग उठी है उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि 7 उपचुनाव में जो कुछ हमला होना है अशोक गहलोत के ऊपर होना है। पेपर लीक किसके राज में हुए? ईओ, आरओ, एसआई और डीओआईटी में राजकोंप का जो छत्रपाल सिंह पकड़ा, जिसके जांच चल रही है एसीबी की, वो किस आईएएस के कमरे में बेधड़क जाता था ये सबको पता है, और किस किस मंत्रियों से मिला हुआ था। ये सारे सवाल जब उपचुनाव में खुलेंगे, और कभी वैष्णो देवी के अभी गए हैं नवरात्रे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, वहां रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। आज से एक ऐसा नजारा हमारे लंदन से लौटकर भजनलाल जी ने राजस्थान की राजनीति में किया, वो भी देखने योग्य है। उसमें भी आरएलपी का योगदान है कि उदयलाल डांगी जो वल्लभनगर से एमपी एमएलए हैं, वो वल्लभनगर से उड़न खटोले में उनको बिठा के लाते हैं, और भजनलाल जी से आके ही नरेंद्र मीणा हंस जाते हैं जो कल तक रोते हैं। तो राजनीति का रंग जिस तेजी से बदल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीकाराम जूली के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रामगढ़ जो सीट है उसमें आदिल को मिलता है या आर्यन को टिकट, ये तो तय होगा। लेकिन वहां 40,000 से ज्यादा, 45,000 से ज्यादा एससी के वोट हैं, उसमें जाटव और मेघवाल दोनों हैं। जाटव वोटों की ठेकेदारी तो भजनलाल जाटव और संजना जाटव ले लेंगी, लेकिन मेघवाल जो टीकाराम जूली है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, उसमें टीकाराम जूली कितना वोट दिला पाते हैं, क्या वो स्टेट लीडर बन पाते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या 7 उपचुनाव के बाद जो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बने हुए हैं कांग्रेस के, उनका भविष्य क्या रहने वाला है, क्योंकि हालात राजेंद्र बांबू को टिकट देने के बाद झुंझुनू में भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। चौबदार फैमिली ने भी दावा ठोक दिया है कि इस बार हम ओला फैमिली को घर बिठाएंगे। अब बबलू चौधरी को मनाते हैं नहीं क्या कि कुछ मुझे कहना पड़ेगा कि देश के उपराष्ट्रपति के पिछले लोकसभा चुनाव में एक रिश्तेदार रूसे थे, राहुल कसवा, और कहानी बदल गई थी। और बबलू चौधरी को भी कहा जाता है कि बबलू भी उन्हीं के डिब्बे से निकला हुआ एक डब्लू है। तो बबलू अगर नहीं मानता है
तो क्या झुंझुनू सीट हारेगी। तो इस सियासत में बहुत पेच है। और जहां तक आरएलपी से निकले हुए रेवतराम डांगा, क्या जो ज्योति मिर्धा को ठेका दिया था बीजेपी ज्वाइन कराने से एक बोतल खाली करनी है, बोतल खाली भी कर पाई, लेकिन एक बोतल का एक ऐसा डाटा रहा विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल, जो फिर लोकसभा में जीत गया। अब क्या हनुमान बेनीवाल चुनाव आयोग के लिए सिरदर्दी तो नहीं खड़े कर देंगे, खुद ही पर्चा भर दे और फिर 6 महीने बाद फिर कराओ चुनाव, चलो मेरे तो इच्छा होगी जो करूंगा। नहीं, आपके पास तो अंदर की खबर होती है। देखिए, मेरे पास अंदर की खबर नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस किसी राजपूत को टिकट देती है तो फिर हो सकता है कि आरएलपी कांग्रेस की अंदरूनी मदद करे। ठीक है अदिति, क्योंकि ये तो रीजनल होगी 7 सीटों की, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र फंसा हुआ है, झारखंड फंसा हुआ है, उत्तर प्रदेश फंसा हुआ है, जहां जहां रीजनल पार्टियां हैं। शायद ऐसा लग रहा है मानो हरियाणा के चुनाव ने कांग्रेस की नीति रीति के साथ हालात और जज्बात सब बदल दिए हैं। आपको लग रहा है कि रीजनल फोर्सेस कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा जाने में कंफर्टेबल नहीं है? 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट वोटर के माइंडसेट ने देखा है। वोटर साइलेंट है, घर से निकलता है, उस दिन वोट करता है और बद जवाब दे देता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तरह नहीं, युद्ध की तरह लड़ती है। लेकिन कांग्रेस कब लड़ेगी? भले ये बात अलग है कि चुनाव है, युद्ध नहीं है, अलग बात है। मोहब्बत की दुकान तमाम चीज में आर तिवारी साहब को भी सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पीछे की सुध नहीं, आगे की नहीं। लेकिन कब तक पीछे की सुध नहीं? शायद G23 के जितने भी नेता थे, उन्होंने पार्टी, आधे लोगों ने इसलिए छोड़ी थी कि भाई 2014 के हार पर अभी तक मंथन नहीं हुआ और 2019 का चुनाव सिर पे खड़ा था। सवाल यह है कि ठीक है, हम आगे की पीछा नहीं सोचते, आगे नहीं सोचते, कब तक? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है? 4 लोगों के फैसले से, हरियाणा के रीजनल नेताओं के, प्रदेश के नेताओं के फैसले से किसने सफर किया? राहुल गांधी के जो एक उनकी आइडेंटिटी क्रिएट हुई थी बतौर एलओपी, सफर हुई। पूरी कांग्रेस पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता सफर हुए। आपने तय किया कि हम आम आदमी पार्टी को इसलिए जगह नहीं देंगे। अब सवाल उठता है अलायंस। अलायंस मतलब क्या है? अलायंस मतलब गठबंधन है। जब आप मंच पे 33 नेता खड़े होकर हाथ में हाथ डाल के बोलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, तो ये कैसा साथ है कि हम पश्चिम बंगाल में साथ नहीं है पर हम दिल्ली में साथ हैं, हम पंजाब में साथ नहीं है लेकिन हम गुजरात में साथ हैं। ये किस तरह का साथ है? और फिर वोटर को ये चाहिए कि साथ मतलब साथ। लेकिन आज लूडो की गोटी में 6 आया है तो 6 चलेंगे, आज 2 आया तो 2 चलेंगे। और सवाल यह है कि इससे कोई खत्म नहीं हो रहा एक्सेप्ट कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस की खुद की हैसियत अलायंस के अंदर। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे कह रहा है कि मैं नाना पटोले से बात ही नहीं करूंगा। यही वजह है कि राहुल गांधी नेशनल पर्सपेक्टिव में सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी से अलायंस हो या राजकुमार बाप से हो या से हो, हनुमान बेनीवाल से, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कह देते हैं कि अलायंस नहीं होगा। क्या कांग्रेस जीत सकती है बिना अलायंस? नहीं, यूपी का भी तो यही हाल है। क्या और यूपी में ये, अब आप देखिए जिस सपा के साथ, मुझे याद है मैं पार्लियामेंट कवर करती हूं, पहली कुर्सी पर राहुल गांधी, बीच में ट्रॉफी की तरफ देश जो जीत कर आए हैं अयोध्या से, ट्रॉफी एकदम, और बगल में लाल टोपी में अखिलेश यादव, और धुआंधार बैटिंग राहुल गांधी और अखिलेश यादव। और इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने जाके कह दिया कि 12 सीटें मांगी थी, नहीं दी, ठीक है, हमने तो बिना सोचे समझे। सवाल यह है कि महाराष्ट्र की जनता, मैं वहां होके आई हूं इसलिए आर तिवारी साहब मैं बता रही हूं, महाराष्ट्र की जनता अनसर्टेनिटी से दुखी है। पिछले 5 साल जब वो सो के उठे और किसी ने शपथ ली, फिर किसी ने शपथ नहीं ली, किसी ने कोई घर बैठ गया, फिर पता लगा कि आज कोई और मुख्यमंत्री, अब कोई डिप्टी सीएम है, वो डिप्टी सीएम कहीं और चला गया। महाराष्ट्र की जनता को चाहिए अश्योरेंस कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो एक साथ रहेगा। और आपने अभी पीडीपी का जिक्र किया आर तिवारी साहब, पीडीपी के साथ अगर बीजेपी जा सकती है, ये उतना ही बड़ा आश्चर्य है कि आप भी शिवसेना के साथ गए। कांग्रेस और शिवसेना की विचारधारा सेम नहीं है। सवाल यह है कि हमको और आप लोगों को यह सोचना होगा कि क्या हमारे इस फैसले से प्रदेश के नेता भले ही अपनी ईगो सेटिस्फाई कर लें, पर क्या देशव्यापी तरीके से कांग्रेस को जैसा सबसे बड़ी पुरानी पार्टी देखा जाता है, जो उनके वर्कर हैं, वोटर हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोगों से, क्या आप उसे फुलफिल कर पा रहे हैं? आप सीधा सीधा बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं। बीजेपी मेहनत करती है, बीजेपी कार्यकर्ता को एकत्रित करती है, बीजेपी के पास आरएसएस है, बीजेपी के पास धनबल है, स्ट्रैटेजी है, और ऊपर से कांग्रेस बी टीम की तरह अलायंस को अलग अलग कर ले तो वोट भी डाइवर्ट हो जाएं। तो फिर बीजेपी के लिए लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए लड़ना ही नहीं है, तो चुनाव में उतरना ही क्यों? यहाँ दिक्कत ये भी तो है ना भाई, कांग्रेस जहां जहां अलायंस करती है वहां कांग्रेस खुद खत्म होती है।
आप बिल्कुल। इसमें ले लीजिए, तो ये तो कांग्रेस के लिए वैसे भी घाटे का सौदा है। नहीं, पर तो फिर यही बात हरियाणा के लिए आती। अगर हरियाणा में अलायंस होता आम आदमी पार्टी के साथ, तो ज्यादातर सीटों पे 2100 वोट वही कम हुए हैं जहां पे 2100 वोट आम आदमी पार्टी ले गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली पे अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि हम तो नहीं करेंगे अलायंस क्योंकि एज हमारी है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम क्या करें अगर ऐसे किया होता। अब सवाल ये है कि आपको इंडिविजुअली पार्टी खड़ी करनी है तो आप अलायंस का जिक्र ही मत कीजिए। अगर आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, तो फिर आपको अलायंस के साथ जाना होगा, क्योंकि आपको यह मानना होगा कि अभी आपको जो 2024 में भी जो वोट 1 करोड़ बढ़ा है वो वोट शेयर आपका अकेले का नहीं है, वो वोट शेयर अलायंस का है। आपको रणनीति तय करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सोमवार की रणनीति अलग है, सोमवार के शाम की रणनीति अलग है, ईस्ट की रणनीति अलग है, वेस्ट की रणनीति अलग है। और सर, हार पे मंथन होगा तभी जीत की ओर आगे बढ़ेंगे, पिछला मंथन होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन पिछला तो जो उदयपुर डिक्लेरेशन था, मुझे लग रहा है वो डब्बे में बंद है कोई। बिल्कुल बंद है साहब। आप सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी अभी हुए उसमें आप देख लीजिए, युवाओं को आगे बढ़ाने पे देख लीजिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, सीनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब मुख्यमंत्री आए, कई बार ये सवाल उठता है कि अगर उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता तो राजस्थान में कई और बड़े फैसले हो सकते थे। इसलिए सीनियरिटी बहुत, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि क्या अशोक गहलोत को लगाया गया भी हरियाणा में सीनियर ऑब्जर्वर, अशोक गहलोत क्या शैलजा कुमारी को समझा पाए, क्या इनको समझा पाए हुडा साहब को? नहीं। ठीक वैसे ही अभी वही तमाम नाम, छत्तीसगढ़ के सीएम, डिप्टी सीएम पूर्व, अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, इनमें से कोई वो है जिसका इंपैक्ट हो पाएगा, लग पाएगा? क्योंकि ना वर्कर बचा है, ना नेता बचा है, ना युवाओं को आगे ला रहे हैं, ना सीनियर्स को उस तरीके से लगा रहे हैं। युवाओं का जिक्र होता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो सोनिया गांधी से भी और ज्यादा उम्रदार हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। पहले यह था कि सोनिया गांधी उम्रदार हैं, नहीं घूम सकती हैं, तो उनसे भी 5 साल बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जो उदयपुर संकल्प है वो पूरी तरीके से बंद करके बस एक कागजों का पुलिंदा है। ठीक है प्रताप राव जी, क्या वाकई में बीजेपी की नजरें हैं? क्योंकि ये अलायंस जितना टूटता जाएगा उतनी पार्टियां बिखरेंगी, और बीजेपी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, वो किसी के साथ भी अलायंस कर सकती है बशर्ते बस सत्ता के नजदीक आ जाए। तो मानकर चलें, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वहां जो रूठे हुए थे या जो दगा देकर चले गए आपके हिसाब से, या जिनके साथ कभी अच्छी बैठती थी अब नहीं बैठती, फिर से बैठना पड़ा तो बैठ जाएंगे। विजेंद्र, पहले तो अदिति ने जितना बताया, अगर इतनी भी चिंता राहुल गांधी कर लें तो मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चा की जरूरत ही नहीं पड़े। और मैं मेरे बड़े भाई हैं आर तिवारी साहब, मैं इनकी भी दाद देता हूँ, क्योंकि ये उन नेताओं में है, कांग्रेस डूबती नैया को छोड़ छोड़ कर सब भाग रहे हैं, लेकिन आर तिवारी साहब ने नहीं छोड़ा है, और शायद डूबने के साथ ही आर तिवारी जी तो मुझे लगता है जयपुर की धरती पर कल हमारे तो मेरे को लगता है कि आर तिवारी ने बिल्कुल खड्डे नजर आए क्या? अब जहां तक इंग्लैंड घूम आए, वो जर्मनी बात करता आए, वो कोरिया घूम आए, जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस जो है वो चिंदी अलायंस हो चुका है। हरियाणा के चुनाव ने इसे चिंद चिंद कर दिया है, और ये अलायंस था ही नहीं कभी भी, ये एक गिरोह था, गिरोह। केवल नरेंद्र मोदी को हराने के लिए गिरोह बनाया गया था, जो लोकसभा चुनाव में फेल हो गया, उसके बाद ये गिरोह अब चल नहीं पाया है, ये गिरोह खत्म हो गया है। चिंदी गठबंधन है ये कहीं नहीं चलेगा, इसका कोई अब बचा नहीं है। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, इनकी कोई अस्तित्व बचा नहीं है, इनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। और ठीक है, आर तिवारी साहब जैसे 2-4 लोग बचे हैं जो चलाएंगे, आवाज उठाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चिंदी गठबंधन हो चुका है, चिंद चिंद हो रहा है, ये हम देख ही रहे हैं ना किस तरह से। राजस्थान में बार बार कह रहे थे, अचानक सब अपने अपने रास्ते पे चले गए। राजस्थान में तो उपचुनाव था, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? प्रताप राव जी, मेरा सवाल यह है कि जो रूट कर चले गए या जिनसे गठबंधन तोड़ दिए गए, अगर सत्ता में आना पड़ा तो क्या उनसे फिर से बातचीत होगी? क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ चल रहा है। किन से? देखिए, मेरा मानना है कि शरद पवार के साथ वापस आ जाएंगे। मेरा मानना है कि भारतीय जनता नहीं, शरद पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं थी। पहली बात सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी राष्ट्र के हमारे इस पद पर हमारे साथ आना चाहेगा, हर कोई आए ना, जो इस राष्ट्र निर्माण में नहीं, देखिए राष्ट्र निर्माण, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अब राष्ट्र निर्माण में ये 72,000 करोड़ का आंकड़ा फिक्शन था।
और पीडीपी के राष्ट्र निर्माण में सही थी। देखिए भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार की बात तो बिल्कुल अलग है, लेकिन सारे देशद्रोही आपने वहां उप मुख्यमंत्री बना जिसके ऊपर 72,000 करोड़ का घोटाले का आरोप, आपने मुख्यमंत्री के आपका ही सप्लायर है, आपका ही सप्लाई किया हुआ है, सप्लाई आप में आ गया ना, आपका ही सप्लाई किया हुआ है ना। आप क्या जो भारतीय देखिए हमारा मानना है ये 72,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है ये कांग्रेस के गवर्नमेंट के दौरान किया गया। राहुल गांधी जब नेता थे तब हुआ, सोनिया गांधी जब नेता थी उनको किया गया, सोनिया गांधी की शहर में किया गया ये घोटाला। हमारे पास आने के बाद कभी घोटाला नहीं हुआ। कोई भी एक भी नेता बता दो, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दो, भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता आया है उसने भाजपा में आने के बाद घोटाला किया है? कोई बताओ एक भी नेता, वो अजीत पवार हो चाहे कोई हो, क्या भाजपा में आने के बाद उन्होंने घोटाला किया? भाजपा में आने के बाद घोटाला नहीं किया है, भाजपा में आने से पहले का है जो आरोप है उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है और जांच होगी तो जेल में जाएंगे। प्रताप राव जी, इधर ए अलायंस है, क्या यही बीजेपी का ए प्लान है? क्या करें? ये जो अलायंस है इंडी का और जो ए है, क्या यही बीजेपी का ए प्लान है? बीजेपी का ए प्लान नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया। ये इंडी अलायंस आप कह रहे हो, मैं इसे चिंदी अलायंस कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा के बाद चिंदी हो गया ये अलायंस है क्या? गिरोह था, अलायंस तो नाम था, गिरोह था, केवल चिंदी गिरोह है ये। चिंदी गिरोह केवल नरेंद्र मोदी को हराने के लिए खड़ा किया गया था, नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाए तो अब ये चिंद हो गया है। सब अपने अपने रास्ते, ना एक विचार है, ना एक दिशा है, ना एक विचार है, ना एक दिशा है, ना एक कार्यक्रम है, ना एक सोच है, केवल जाति में लोगों को बांटना। जी मिथिलेश जामिनी जी, क्या वाकई में 5G के जमाने में कांग्रेस अभी भी 2G स्टाइल में चल रही है? देखिए कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम 2G स्टाइल में सर, देखिए कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि देश में 2 बार लहर आई थी, 1984 में, 2014 में, उसके बाद कोई लहर नहीं आई। अब आपको माइक्रो मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, मंडल प्रमुख, आप देखिए कि भजन लाल जी विदेश यात्रा गए, उससे पहले क्या किया उन्होंने? जितने 7 उपचुनाव होने वाले हैं उनके मंडल, उनके पन्ना प्रमुख सबसे मीटिंग की, सबका बाइलेम नाम लिया। और कांग्रेस में कौन मीटिंग कर रहा है? कांग्रेस में अगर सचिन पायलट वहां रंधावा से मिल लिए तो पीछे से अशोक गहलोत जी उड़ लिए। तो कांग्रेस में तो 1 to 1 कि भाई कहीं सचिन पायलट नाम का व्यक्ति राजस्थान में फिर खड़ा नहीं हो जाए। अशोक गहलोत जी को है कि मैंने 98 में, 8 में और 18 में जिस अंदाज में दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाकर मजा लिया है, 28 में कहीं सचिन पायलट उस गोली को उल्टा फायर नहीं कर दे राजस्थान की रवायत के हिसाब से, तो वो उसको रोकने में लगे। कौन किसको जिताने में लगा है कांग्रेस में? यहां तो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। कांग्रेस के तो हाल ये हैं। आप बताइए कितनी जगह, दौसा में एक मुरारी लाल मीणा खुद कह चुके हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे अगर आपने 38 नाम दिए, और खुद कहते हैं कि सविता मीणा, निहारिका को हटा दीजिए, फिर भी मैं आप लेकिन एक नाम पर सहमत हो जाइए। अब वहां 38 नाम है। आप बताइए डीसी जिनका नाम दिया है बैरवा साहब का, क्या मुरारी मीणा जी पूरा जान लगाएंगे जिताने में? देखिए क्यों अपनी पत्नी को नहीं और बेटी को लड़ा देते फिर वो? देखिए तो और क्या वो मीना वोट लेके आ जाएंगे? देखिए जो कड़वी सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव में गुप्त समझौता हुआ था, क्योंकि मैं उसी अंचल से आता, मैं उसी अलायंस की बात कर रहा था। उस गुप्त समझौते में तय हो गया था कि मुरारी भाई तुम अभी जाओ और जगमोहन भाई जयपुर जाएंगे। तो ये तो नांगल का जो हाई कोर्ट है वो पहले फैसला कर चुका था। क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, क्या वाकई में कांग्रेस कभी संगठन के बारे में भी नहीं सोचती? क्योंकि हरियाणा में भी संगठन खड़ा नहीं किया था, नियुक्तियां नहीं की गई थी, राजस्थान में भी नहीं होती हैं, और जब संगठन ही नहीं होगा, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं होगा, तो फिर जिताएंगे कैसे? ये तो आयरनी है ही। लेकिन मैं इस बात को शुरू करने से पहले एक बात कहूंगी, कांग्रेस भले अलायंस के साथ रहेगी नहीं रहेगी, वोट के लिए रहेगी, जीत के लिए रहेगी, मोदी जी को हराने के लिए रहेगी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो एक बड़ा ब्लॉट है, ये है कि अगर उसने किसी के साथ अलायंस किया तो वो पार्टी खत्म, पीडीपी खत्म। और अब उद्धव ठाकरे अगर वापस आते हैं खत्म। ऐसी कई लंबी फहरिस्त है कि जिसने अलायंस किया उसका संगठन, और ये इसको आप राजनीति का गुर भी मान सकते हैं कि आप उनके साथ इसलिए अंदर जाते हैं। आप साउथ के एक से प्रताप राव साहब, हरियाणा में जाट वोट बैंक के लिए जेजेपी से समर्थन किया था पिछली बार, और जेजेपी खत्म करके जाट से 9 सीटें लेके आ गए। 9 सीटें लेकर देखिए खत्म नहीं है, हम इसी तरह की स्थिति है। हम ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि वो हमारे साथ ही हमारे रास्ते पे आ जाते हैं, इसलिए हम ऐसी स्थिति उनके साथ
कांग्रेस की तरह नहीं है, कांग्रेस की तरह नहीं है, कांग्रेस की तरह नहीं है। क्या बोले प्रताप राव सर? हम ऐसे संबंध और ऐसी स्थितियां बनाते हैं कि हमारे साथ में आ जाते हैं, हमारे रंग में रंग जाते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के रास्ते पे जाने के लिए वो सबसे शुक्रिया हमारे साथ। तो इसलिए हम तो अपने रंग में रंग देते हैं। तिवारी जी, मिथिलेश जी और अदिति, आपका भी शुक्रिया। ये जो अलायंस है ना, यही दरअसल आज की पूरी सियासत की हकीकत है। सवाल आइडियोलॉजी का है ही नहीं, सवाल सिर्फ अलायंस का है, और अलायंस को बनाने के साथ खुद कितने बन रहे हैं और विरोधियों को कितना पस्त कर रहे हैं, सिर्फ इसी पर राजनीति आकर टिक गई और इंडी में अलायंस पूरे तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।